सो आयनिक बॉन्ड आप सभी को मालूम है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। Ionic compounds, as you all know, are formed by the transfer of electron. Transfer of electron involves both gain and loss of electron as well as the sharing of loss or gain of electrons. I take one example here, like of KCl. In the valence shell of K, one electron is there, and in the valence shell of Cl, there will be 7 electrons. If we write the electronic configuration of potassium 2, 8, 8, 1, and chlorine is 287. So one of the electron will be transferred by K, so it comes K positive, and Cl acquires one negative charge. And octet of both the element potassium as well as of chlorine has completed. Means they have 8 electron in the valence shell. So the force of attraction which works in between these two ions, K positive, Cl negative, is called electrostatic or Coulombic or ionic or electrovalent. सब बातें सेम है. So the force of attraction which works in between these ions in case of ionic solid is electrostatic forces of attraction. It is also called Coulombic, ionic or electrovalent, and these are very strong type of interactions. Electrostatic force of attractions are very strong type of interaction, and due to the presence of very strong type of interactions, ionic compounds have high melting and boiling points. Because these force of attractions are very strong type, so ions are not ready to leave each other, and that's why in solid state ionic solids are insulators. In solid state, ionic compounds are insulators. However, when they are dissolved in water, means in their aqueous form, when they are dissolved in water, in their aqueous form, the ions become free. एक्चुअली वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 80 करीब है उसकी वैल्यू, जो इन आयंस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है. और जब ये ब्रेक हो जाएंगे देन आयंस बिकम्स फ्री. सो इन एक्वस फॉर्म आयंस ऑफ आयनिक सॉलिड बिकम्स फ्री. And now the ions can move. In aqueous form, ions of ionic solid becomes free to move, and that's why in aqueous form, ionic solids are conductor. आपने क्लास 10 में एक एक्टिविटी पढ़ी हुई थी जिसमें आपने अल्कोहल ले लिया था, एक आध कोई और कंपाउंड ले लिया था और ग्लूकोज लिया था और एक NaCl ले लिया था. तो NaCl को जो वाटर में डिजोल्व करेंगे आप और बैटरी की हेल्प से उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, और इसलिए कहा जाएगा दैट द आयनिक सॉलिड्स इन देयर एक्वस फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड्स की, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर. आप देखेंगे रेनी सीजन में जो आयनिक सॉलिड है NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो जिस वेसल में रखा होता है और अगर उसमें मॉइस्चर एंटर करने की स्पेस हो, जैसे कि नमकदानी आप देखते हो उसमें होल्स रहते हैं और मॉइस्चर जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है, तो जो आयनिक सॉलिड नमक है
वो उसके छोटे छोटे लुम्स बन जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसके छोटे छोटे डेले से बन जाते हैं, और उसको आप उस वेसल से अगर स्प्रेड करने की कोशिश करो तो वो इतना आसानी से स्प्रेड नहीं हो पाता, उससे आउट नहीं होता है, राइट। तो अगर आप इस छोटे छोटे लुम्स को आयनिक सॉलिड्स के आप बाहर निकाल लो और उसको तेजी से फर्श पे मारो, हिट करो, तो आप देखोगे ये जो लुम्स था, ये जो आयनिक सॉलिड सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ गया था, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप ग्लास बहुत हार्ड है, लेकिन अगर ग्लास को आप फर्श पे छोड़ दोगे तो वो एकदम से वो बिखर जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। हार्ड बट इजी टू ब्रेक। हार्ड बट इजी टू ब्रेक, राइट। तो ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी है वो आयनिक सॉलिड्स में होती है। आयनिक सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन उनको ब्रेक करना आसान होता है। जैसे ग्लास है, ग्लास बहुत हार्ड है, लेकिन अगर उसको फर्श पे छूट जाए तो वो टूट करके बिखर जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। और जो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है, इट इज ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछता है वाई आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, सो यू विल आंसर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, और इसी वजह से ये ब्रिटलनेस शो करते हैं। जबकि आप अभी सीखेंगे आगे कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आप सीखेंगे। जैसे HCl है, Cl की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, हाइड्रोजन में कितने 1। तो जैसे एक एक शेयरिंग होगी 1 एंड 1, 1 एंड 7 1 8। तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक H का और एक ये Cl का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी वजह से Cl की तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये Cl जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये H जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कंप्लीट चार्जेस नहीं है ये रासायनिक कंपाउंड्स में आ रहे हैं, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, केवल शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की कोवलेंट बॉन्ड में, इसलिए। और ये जो कंपाउंड बन रहा है कैसा, आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। और पोलर कोवलेंट कंपाउंड में आप देख सकते हैं जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है उसकी शिफ्टिंग का हो रही है Cl की तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन हमें मालूम है मूवमेंट का, और इसको हम एक क्रॉस्ड टेल एरो से शो करते हैं। ये जो एरो है इसकी टेल हमने क्रॉस की गई है, ये हमें ये बताता है जो डायरेक्शन होगा, जो एरो का जहाँ पर फेस होगा, एरो जिधर इंडिकेट करेगा उधर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर है कोवलेंट बॉन्ड का। जबकि आयनिक सॉलिड में अगर आप K पॉजिटिव को यहाँ डिपिट कर दें, Cl नेगेटिव को ऑन पेपर आप यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक ही रहेगा, आयनिक ही रहेगा। और आपको बताया जब भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ना कोई डॉटेड लाइन बनानी है, ना कोई बॉन्ड बनाना है, ना कोई डैश लाइन बनानी है, ठीक है। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड है उनको हम, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड्स वहाँ पर आते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, आपके डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इसमें ये बात पता चल जाती है कि जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो किस साइड होगा, और वो किस साइड होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, तो आप बताएंगे आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड विच आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो
क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ग्लास एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड और ग्लास में क्या सिमिलरिटी है? तो दोनों ही कैसे हैं? ब्रिटल हैं। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं? ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ग्लास और NaCl में क्या सिमिलरिटी है? बोथ आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटलनेस का मतलब होता है हार्ड बट इजी टू ब्रेक। आप अगर किसी प्लास्टिक की चेयर को या किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को अंडर सन रख दो काफ़ी लंबे समय के लिए, अगर आपकी छत पे कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सन में बहुत लंबे समय से वो है, तो आप देखेंगे वो प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाएगी। यानी कि वो प्लास्टिक देखने से तो आपको हार्ड लगेगी, लेकिन जैसे पापड़ टूट जाता है, जैसे पापड़ होता है कुरकुरा एकदम से टूट जाता है, वैसे ही वो प्लास्टिक आप देखेंगे एकदम पापड़ की तरह चटक जाएगी, टूट जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस कहलाती है। तो ये अभी आपसे आयनिक सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। लैटिस एंथैल्पी, इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, देखिए डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, LAT for lattice, H naught, which is standard. Naught stands for standard lattice enthalpy change. Standard lattice enthalpy change. What is lattice enthalpy? Lattice enthalpy can be defined as it is the amount of energy released during the formation of 1 mole of ionic solid when their constituent elements are combined, when their constant cations are combined in gaseous form. लैटिस एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है जो कि 1 मोल आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन में रिलीज होगी फ्रॉम देयर गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। आप देखिए NaCl किन आयन से मिलकर बना होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैसियस कैटायंस आपस में कंबाइन होंगे और 1 मोल आयनिक सॉलिड बनेगा। जब मैंने कुछ में लिखा इसका मतलब यहाँ कितना है? ये 1 मोल है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। whenever a bond is formed, energy is released, and whenever a bond is to be broken, then you have to provide energy. So this is an exothermic process. Whenever energy is released, the process will be exothermic in nature. इसको हम रिवर्स तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। It is the amount of energy required to break 1 mole of ionic solid into its gaseous constituent ions। जिन गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर के बना है उसमें ब्रेक करने की जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो लैटिस एंथैल्पी को। वन वे इज इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड from its gaseous constituent ions, or it is the amount of energy required to break 1 mole of ionic solid into its gaseous constituent ions। तो ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी उतना ही जो सॉल्ट है या जो कंपाउंड है NaCl की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो लैटिस एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा आयनिक सॉलिड ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate or break 1 mole of ionic solid into gaseous constituent ion. For example, lattice enthalpy of NaCl is 788 kilojoule per mole. It means 788 kilojoule of energy is required to separate 1 mole of solid NaCl
into 1 mole of Na positive gaseous cation and 1 mole of gaseous Cl negative ion to an infinite distance, right? The process involves both the attractive forces between ions of opposite charges and repulsive forces between ions of like charges. इसका क्या रीजन, इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको बात को बताऊंगा, राइट? नाउ वी कम टू द बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड पैरामीटर। इसके बारे में यूनिट 3 में भी हमने काफी डिस्कशन किया है, बहुत तेजी से एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को हम ऐसा बोल सकते हैं, ये दो एटम्स के जो न्यूक्लियाई है उसके बीच की डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। जैसे ये दो एटम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए सामने इस फिगर में आपको दो एटम दिखाई पड़ रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, जो रेड में मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ये न्यूक्लियस इस एटम का है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सो 198 pm इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज टू एटम्स। और ये जो बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं, ये जनरली कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं। लेकिन अगर एक ये मॉलिक्यूल देखिए आपके सामने, ये जो मॉलिक्यूल है ये Cl2, ये Cl2 का मॉलिक्यूल है मान लीजिए, ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी दोनों Cl के एटम है ये भी, और ये एक दूसरे से नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, देखिए ये जो दो Cl2 मॉलिक्यूल है, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे से नॉन बॉन्डेड कंडीशन, नॉन बॉन्डेड कंडीशन में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए आप, इनकी जो कोर्स हैं, इनकी जो कोर्स हैं ये वाली, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं Cl2 मॉलिक्यूल्स की। तो ऐसे केस में जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, जैसे हमने नोबल गैसेस के बारे में बात की थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन के बारे में, वैसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल का लिया हुआ है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और ऐसे केस में जब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ये देखिए, ये एक Cl2 मॉलिक्यूल का एक सेंटर ले लो, ये दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है आपसे, ये जो डिस्टेंस है, जब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इनकी कोर्स देखिए, वाली कोर और ये कोर टच नहीं कर रही है, तो इस तरह का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाता है आपका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे केस में जो दो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वान डेर वाल डिस्टेंस। और इसको अगर हम हाफ कर दें, देखिए यहाँ से कट हाफ कर दें, तो दैट इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियाई ऑफ द Cl2 मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं कोवलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं, व्हेन द एटम्स आर इन बॉन्डेड कंडीशन, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और वान डेर वाल रेडियस कब मेजर करेंगे, व्हेन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर इन देयर नॉन बॉन्डेड कंडीशन, एक दूसरे के उनकी जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो वान डेर वाल डिस्टेंस, और उनको अगर हाफ कर देंगे तो वो उन मॉलिक्यूल्स की रेस्पेक्टिवली वान डेर वाल रेडियाई कहलाती है। तो ये जो आपके सामने फिगर दिख रही है, इस फिगर में जो 198 है, ये तो है कोवलेंट रेडियाई, एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और आप देखिए ये 180 pm क्या हो गई, नहीं सॉरी 198 क्या है आपके पास, ये बॉन्ड लेंथ है, और उसका जब आपने हाफ कर दिया तो 99 pm आ गई। यानी कि यहाँ पर जो 99 pm है ये कोवलेंट रेडियाई है, और 198 क्या है, बॉन्ड लेंथ है। जबकि जब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 360 pm, और जो वान डेर वाल रेडियाई है वो 180 pm है। आप देख सकते हैं वान डेर वाल रेडियाई इज 180 pm एंड कोवलेंट रेडियाई इज 99 pm। तो ऑलवेज वान डेर वाल रेडियाई विल बी ग्रेटर देन द कोवलेंट रेडियाई, और इसलिए नोबल गैसेस की जो साइजेस हैं वो अपने जो रेस्पेक्टिव पीरियड है उसके एलिमेंट से बढ़ जाएगा। यानी कि जो फ्लोरीन है, जिससे बात करेंगे अगर फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन के मुकाबले में जो उसका नेक्स्ट मेंबर है नियॉन, उसका एटॉमिक रेडियाई
ज्यादा रहेगा। इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे। तो कोवलेंट रेडियस इज मेजर्ड approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the core of adjacent atom in a bonded situation, right? और देखिए van der Waals रेडियस के बारे में उन्होंने कहा क्या? The van der Waals radius represent the overall size of the atom which includes its valence shell in a non-bonded situation। यानी कि van der Waals रेडियस जब भी हम मेजर करेंगे तो वो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में होगा। जैसे मान लीजिए हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी हो, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक एटम ए का है एक बी का है और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? आर ए प्लस आर बी, रेडियस ऑफ एटम ए एंड रेडियस ऑफ एटम बी विच आर ज्वाइंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ हम निकाल सकते हैं। सो नाउ एटम ए और बी सेम? नहीं, अलग अलग साइज के, तभी तो बॉन्ड लेंथ उसकी साइज अलग दिख रहे हैं ना इसमें, देखिए फिगर में। और इनकी बॉन्ड लेंथ अगर आपसे पूछेंगे तो इनकी जो कोवलेंट रेडियाई है उसको आप ऐड कर दो, आर ए प्लस आर बी। कोवलेंट रेडियाई हम तभी निकालते हैं जब एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। और अगर ये एटम है, ये दूसरा एटम जो इसका ए होगा उसके संग जब बॉन्ड बनाएगा तब निकाल पाएंगे ये एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस, एक ही बात है। ऐसी बी की जो एटॉमिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस कब निकाल पाएंगे? जब बी अपने ही दूसरा बी एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो। तो जब इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग पता चल गई और ए और बी आपस में फिर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो, तो आप इनकी जो बॉन्ड लेंथ है रेस्पेक्टिवली उनको ऐड कर, सॉरी इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है या कोवलेंट रेडियाई है उसको सम कर देंगे, देन यू विल गेट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी एटम विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल। एक बात सब बच्चे बॉन्ड एंगल समझने से पहले समझिए कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है जिसने बता रखा है बॉन्ड एंगल 104.5 है, ये जो H और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो O का होगा, एक H के बीच का होगा। ऐसे ही O और H जो बॉन्ड है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन O का होगा और एक H का होगा। O के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से एक एक तो इस H के साथ इन्वॉल्व हो गया और ये 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ ही बनाया है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इनको हम बीपी से बोल देते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या है, ओ बॉन्ड एच में क्या है, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है ओ बॉन्ड एच वाले, इनके बीच में रिपल्शन 104.5 डिग्री पे जब ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो वो मिनिमम होगा। यानी कि रिपल्शन कोई नहीं रखना चाहता, यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो मिनिमम बॉन्ड एंगल है दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें कि इन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम लग रहा हो। ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे नेगेटिवली चार्ज तो हैं, एक दूसरे को रिपल्शन कर लगाएंगे, रिपेल करेंगे, और ये रिपल्शन जो है वो कैसे मिनिमम रहे उस हिसाब से जो ओ बॉन्ड एच बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, देखिए भैया हमारे सामने मीथेन का मॉलिक्यूल है, देखिए CH4, इसमें जो बॉन्ड एंगल मेजर किया गया है वो किया गया है लगभग 109.5 डिग्री का। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई जो मॉलिक्यूल है मीथेन का इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो सी बॉन्ड एच में बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो सी बॉन्ड एच में बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में रिपल्शन तब मिनिमम होगा जब ये सी बॉन्ड एच थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के साथ 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हो। तो बॉन्ड एंगल किसी भी मॉलिक्यूल में वो एंगल है दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जिसमें उनके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन मिनिमम लग रहा हो। और ये बॉन्ड एंगल ही डिसाइड करता है कि उसका ज्योमेट्री क्या होगी। जैसे आप देख सकते हैं जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को हम ऐसा बोल देते हैं इन्वर्टेड वी। वी हम ऐसा बनाते हैं ना, और इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो रही है, शेप कैसा हो रहा है, इन्वर्टेड वी की तरह। तो हम बोल देते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड वी, या फिर इसको हम बेंट शेप भी बोल देते हैं। जैसे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि ग्लास की रॉड है, इसे जब आप किसी बर्नर की हेल्प से हीट करते हो तो आप इसे टेम्परेचर से हीट कर लिया, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा गिलास और उसको आप आसानी से बैंड कर सकते हो। तो ये बैंड शेप भी कहलाता है, या फिर ये इन्वर्टेड वी शेप भी बोल सकते। तो देखिए कैसे इन्होंने डिफाइन किया बॉन्ड एंगल को। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। केवल जो रिपल्शन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे ये ओ बॉन्ड एच वाले, केवल यही डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें भी रिपल्शन लगेगा, नो डाउट, लेकिन बॉन्ड एंगल इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला रिपल्शन डिसाइड तो करता है, लेकिन इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आगे आप पढ़ेंगे। तो बॉन्ड एंगल जब भी डिफाइन करना होगा तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला रिपल्शन की हेल्प से ही हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। उसके चारों तरफ जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन लग रहा है वो मिनिमम कब लगेगा, उस कंडीशन में जो ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करते हैं, अरेंज करते हैं, और वही एंगल जो है वो कहलाता है आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस इन डिग्री which can be experimentally determined by spectroscopic methods। ये वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा है, 104.5 डिग्री है। तो ये कैसे पता चला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से हमें पता चला।